एक महिला अपनी गाड़ी से रोड पर जा रही थी। उसी वक्त एक शराबी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर उसके चोट लग जाती है। जब महिला उस गाड़ी से उतर करके देखती है कि इसके तो बहुत सारी चोट लगी हुई है, तब उसकी नज़र उस शराबी के चेहरे पर जब पड़ती है तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती हैं, चौंक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसे देख करके वो करोड़पति महिला उस शराबी को देख करके चौंक जाती हैं? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है भोपाल की। भोपाल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया था। प्रिया ने बड़े ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, क्योंकि इसके पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। वो टेम्पू चलाते थे। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी इनकम नहीं थी। तब वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करते थे, क्योंकि जो भी पैसा पैदा होता था उससे अपनी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते थे और अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाते थे। प्रिया की पढ़ाई उन्होंने इतनी करवाई कि वो एमएससी पास कर लेती हैं और वो मैथ में बहुत अच्छी होती है, टॉपर आती है। प्रिया धीरे धीरे इसी प्रकार से अपना गुजारा करने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में अपनी जॉब लगा लेती है और बच्चों के लिए पढ़ाने लगती है। फिर जब भी उसे टाइम मिलता है तब वो कोचिंग सेंटर एक खोल लेती है, वहां कोचिंग पढ़ाने लगती है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हमारी बेटी अच्छे से अच्छे घर में पहुंच जाए, उसका रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए। फिर वो रिश्ता लेकर के रोहित के लिए जाते हैं, लेकिन जब उसकी ठाट बाट देखते हैं, उसके जब रोजगार देखते हैं, उसकी हैसियत जब देखते हैं, तो प्रिया के पिता कहते हैं कि देखो भाई, आपकी जैसी हैसियत हमारी नहीं है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि जो हम आपके यहाँ अपनी लड़की की शादी कर सकें, क्योंकि हम अपने परिवार का पालन पोषण एक टेम्पू चला करके करते हैं। जो भी पैसा पैदा होता है उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे अपने घर की जीविका चलाते हैं। हम तुम्हें दान दहेजा नहीं दे पाएंगे। रोहित के पिताजी कहते हैं कि देखो, हमें दान दहेजा नहीं चाहिए। हमने सुना है कि तुम्हारी लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, सुंदर भी है और समझदार है, संस्कारी है, लेकिन ये दहेज हमको नहीं चाहिए। दहेज की जगह पर हमको तुम्हारी लड़की के अंदर वो सारे गुण मिल रहे हैं जो हमको चाहिए थे। लड़की तुम्हारी बहुत अच्छी है और कोचिंग भी पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है, इसलिए हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। ये रिश्ता हमको मंजूर है। ये बातें होने के बाद में प्रिया के जो पिता होते हैं वो रोहित के पिता से बात करके और अपनी पुत्री का विवाह रोहित के साथ में कर देते हैं। इधर प्रिया अच्छी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करके जब अपनी ससुराल में आती है और रोहित के घर रहने लगती है, क्योंकि बड़े लोगों के बड़े ही रहन सहन होते हैं। प्रिया इधर तो अपना कोचिंग सेंटर छोड़ करके इधर आ जाती है, अपनी ससुराल में रहने लगती है। और रोहित 2 साल तक तो अपनी पत्नी प्रिया से बड़ा प्यार करता रहा, बड़ी अच्छी तरह से उसकी देख रेख केयर करता रहा, उसके हालचाल पूछता रहा। लेकिन 2 साल के बाद में जो एक कपड़े का जो बिजनेस था उसके पिता का, उसके पिता ने उस रोहित को दे दिया था कि इसकी देखभाल तुम्हें करना है, इसे तुम्हें चलाना है, तुम्हें संभालना है। रोहित ने जो कपड़े का अपना शोरूम था वहां पर एक लड़की के लिए मैनेजर बना दिया था। तब 2 साल के बाद में रोहित की नज़र उस लड़की से लड़ जाती है जो उसी के कपड़े के शोरूम पर मैनेजर थी। अब तो रोहित का विचार बदलने लगा। कहते हैं कि जब इंसान के विचार जब बदलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसका टांका कहीं ना कहीं सेट हो चुका है। रोहित अपनी पत्नी से वैसे हर समय इतना प्रेम करता था, इतनी चाहत करता था, लेकिन जब वो प्रिया को छोड़ करके उस लड़की से प्रेम करने लगा, लेकिन जब वह उस लड़की से प्रेम करने लगा तो वो प्रिया से लगाव कम करने लगा। प्रिया समझ तो रही थी कि आखिर कुछ तो बात है कि जो हमसे इतना लगाव नहीं रख रहे हैं। अब तो रोहित घर भी कम आता है, कभी तीसरे दिन आता है, कभी 5वें दिन आता है और बस आकर के खाना खा के सो जाता है। ना तो प्रिया से बात करता है, ना उसे लाड़ प्यार करता है, कुछ भी उसके प्रति उसके अंदर फीलिंग नहीं रहती। प्रिया समझ रही थी कि आखिर बात क्या है, और तब वो अपने सास ससुर से कहती है कि हमें मालूम पड़ता है कि रोहित बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि अब इनके अंदर हमारे प्रति कोई चाहत नहीं रही। उसके माँ बाप कहते हैं रोहित के कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, रोहित काम से बाहर रहता है, अपना
शोरूम संभालता है कपड़े का, उसका बिजनेस है, तो वो कस्टमरों में ज़्यादा परेशान रह जाता है, ज़्यादा परेशान। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहित का खुद का अपना बिजनेस है, कपड़े का व्यापार है, तो वो उसमें ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हें टाइम कम दे पाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। प्रिया को वो समझा देते हैं और प्रिया फिर चली आती है। एक दिन रोहित 5 दिन के बाद में जब घर लौट करके आया और प्रिया ने सोचा कि अब मुझे इनका फ़ोन देखना चाहिए कि आखिर इस फ़ोन में क्या है, ये मुझसे इतनी दूर क्यों होते जा रहे हैं। तब एक दिन रोहित सो रहा था और प्रिया उसके फ़ोन को जब उठा करके देखती है तो उसी लड़की के साथ में रोहित के फोटो खींचे हुए थे जो उसके कपड़े के शोरूम पर मैनेजर थी, और उसी के साथ अश्लील फोटो खींचे हुए थे और उसी से बात करने की उसने डिटेल देखी थी कि उस लड़की से बहुत ज़्यादा बात फ़ोन के द्वारा होती थी। ये सारी स्थिति जब वो देख लेती है तो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है, गुस्से में आ जाती है और रोहित को सोते हुए उठाती है कि रोहित, मैं तुमसे कहती थी तो तुम मेरी बात नहीं मानते थे और ना ही तुमने मेरी बात मानी, इसका मतलब है कि तुम इस लड़की से प्रेम करने लगे हो। रोहित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैनेजर है तो उसके पास आना जाना लगा रहता है, उससे सारा हिसाब किताब करने के लिए उसके पास जाना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित फिर अपनी पत्नी को बातों में देता है लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि उसके सामने सबूत हाथ लग चुके थे। लेकिन वो गुस्से में आकर के प्रिया को धक्का दे देता है और उसका सर दीवार में लग जाता है, उसके चोट लग जाती है और रोहित वहां से अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने उसी शोरूम पर चला जाता है, उसी लड़की के पास चला जाता है जो उसके शोरूम पर मैनेजर थी। इधर प्रिया को उसके सास ससुर हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और इधर 5 दिन हो जाते हैं, रोहित लौट करके नहीं आता, उसी लड़की के साथ में रात दिन रहता है। इधर प्रिया अपने घर वालों को फोन करके कहती है कि पिताजी, रोहित बिल्कुल बदल चुका है, 2 साल तक तो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से रहा, लेकिन अब उसका प्रेम जो उसकी कपड़े के शोरूम में जो लड़की मैनेजर है उसने रखी है, उसी से उसका प्रेम हो गया है, अब वो रात दिन उसी के साथ रहता है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रिया के पिताजी कहते हैं ठीक है बेटी, सब समाधान हो जाएगा, तब चली जाना, अभी आ जाओ। अब वो अपने घर बुला करके ले जाते हैं, लेकिन रोहित सोचता है कि इससे कब तलाक हो और मैं इस लड़की के साथ रहूं। जब वो लड़की अपने मायके में पहुंच जाती है माता पिता के, तब वो पुनः कोचिंग सेंटर खोल लेती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है, अपनी जीविका चलाने लगती है। और फिर रोहित इधर कोर्ट में कागज डाल देता है तलाक के, और प्रिया भी समझ चुकी थी कि अब इससे मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से उस लड़की का हो चुका है। उनके बीच में तलाक हो जाता है। तब उसी प्रिया की एक सहेली इंदौर में रहा करती थी, उसने फोन पर बात की कि प्रिया बताओ कैसा वैवाहिक जीवन चल रहा है, कैसे तुम्हारे पति के हालचाल हैं। वो रो कर के सारी स्थिति बताती है कि हमारे पति ने 2 साल तक तो हमसे स्नेह प्रेम किया और 2 साल के बाद वो किसी और के हो चुके हैं। अब मैं मायके में हूँ और कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों के लिए। उसकी जो सहेली होती है वो कहती है कि बहन तुम ऐसा करो, यहाँ चली आओ, इंदौर में आकर के मैं भी कोचिंग पढ़ाती हूँ और बड़ा सा कोचिंग सेंटर खोलेंगे, वहाँ हम दोनों मिल करके अपना कारोबार शुरू करेंगे। क्योंकि उसका अपने मायके में रहते रहते मन भर चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था, पढ़ी लिखी लड़की थी। तब वो अपने मायके को छोड़ करके अपनी सहेली के पास इंदौर चली जाती है। क्योंकि जब तलाक हुआ था प्रिया का, तो प्रिया के पति रोहित ने प्रिया को 10 लाख रुपए दिए थे। अब वो दोनों मिलकर के एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर खोलती हैं और कोचिंग सेंटर खोलने के बाद काफ़ी समय उन्हें हो जाता है, काफ़ी पैसा एकत्र कर लेती हैं। फिर प्रिया वहीं जब उसके पास पैसा हो जाता है तब वो अपना मकान वहीं जगह लेकर के बनवा लेती है और एक गाड़ी भी ले लेती है। उसके बाद एक दिन किसी काम से इधर आती है अपनी भोपाल की तरफ, तो रोड पर देखती है कि एक शराबी उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उसके टक्कर लग जाती है। तब वो उस गाड़ी से उतर करके जब देखती है तो उसके चेहरे पर जब उसकी नज़र पड़ जाती है तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है। वो कोई और नहीं था, वो उसी का तलाकशुदा पति था जिससे उसका तलाक हो गया था, जिसका नाम रोहित था।
ये रोहित पहले तो बहुत बड़ा पैसे वाला था, बिजनेस थी इसकी, कपड़े का शोरूम था, इसके यहाँ नौकर चाकर चल रहे थे। आखिर ये एकदम से शराबी और भिखारी कैसे बन गया? ये देख करके प्रिया बहुत परेशान हो जाती है और उसे गाड़ी में बिठा करके तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाती है और उसका इलाज कराती है। जब उसे होश आता है तब प्रिया सामने बैठी हुई जब दिखाई देती है, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो प्रिया को देख करके एकदम से चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। तब प्रिया कहती है कि ये स्थिति तुमने क्या बना रखी है, और फिर तुम तो बहुत बड़े पैसे वाले थे और बहुत ज़्यादा बिजनेस थी तुम्हारे, और तुम तो फिर इस स्थिति में कैसे आ गए? ये प्रिया के मुंह से बात सुनकर के रोहित शर्मिंदा हो जाता है, अपने सर को नीचे झुका लेता है और हाथ जोड़ता है, कहता है कि क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन मैं उस किए पर पछता रहा हूँ। प्रिया कहती है कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो तुम्हारे साथ है, मैंने जो किया वो मेरे साथ है। तुमने जो किया अच्छा ही किया, लेकिन परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी, मुझे सद्मार्ग दिखलाया, तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गई हूं। लेकिन तुम्हें जो घमंड था ना अपनी दौलत का, अपनी शौहरत का, और जितने भी तुम्हारे नौकर चाकर चल रहे थे और जो भी तुम्हारी बिजनेस चल रही थी, उस अहंकार में तुमने हमें कुछ नहीं समझा था। और जिस लड़की से तुम प्रेम करते थे वो लड़की कहाँ है आजकल, और तुम ऐसे शराबी क्यों बन गए हो? तब आंखों में आंसू लेकर के रोहित रोने लगता है और कहता है कि वो जिस लड़की से मैं प्रेम करता था और जिसकी खातिर मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, वही लड़की ने मुझे इस हालत में इस रोड पर पहुंचा दिया है। क्योंकि जिस लड़की से मैं प्रेम करता था, मेरे जो कपड़े के शोरूम पर मैनेजर थी, वो सारा पैसा लेकर के भाग गई और उसमें शोरूम में कुछ नहीं बचा। जो भी पैसा एकत्र था वो सारा पैसा लेकर के चली गई, शोरूम ठप हो गया है। अब हमारे घर पर भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। माँ बाप की स्थिति सही नहीं थी, उनकी भी इलाज में बहुत सारा पैसा लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं है मेरे पास, और मैं उसी टेंशन में दारू पीने लगा और फिर रोड पर आ गया, परेशान हो गया हूँ। ये स्थिति सुन करके प्रिया कहती है चलो ठीक है, तुमने जो किया उसकी सजा तुमको मिल गई, अब भविष्य में क्या करना चाहते हो? ऐसे ही दारू पी के मस्त पड़े रहोगे या कोई बिजनेस करोगे? रोहित कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं बिजनेस कर सकूं, और कुछ भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है जो मैं खुद का भी अपना कुछ कर सकूं और अपना पालन कर सकूं। तब प्रिया कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे घर रह सकते हो। प्रिया उसे लेकर के हॉस्पिटल से सीधे अपने घर जाती है और कहती है कि तुम्हारी स्थिति जब तक सुधर नहीं जाती तब तक तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, और जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगी। ये सुनकर के रोहित बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपनी पत्नी प्रिया के घर रहने लगता है। और एक दिन प्रिया के हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा किया ही था, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और संस्कारी हो, तो तुम मुझे फिर से अपना लो, तो हम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। प्रिया कहती है कि ऐसा तो अभी संभव नहीं है, पहले तो तुमने अपना बिजनेस खोया है, जब पुनः तुम कुछ करने लायक हो जाओगे, कुछ करने लगोगे और दारू को हाथ नहीं लगाओगे, तब हम तुम्हारा सहयोग कर सकते हैं, कुछ तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं। रोहित कहता है कि दारू तो मैं आज से ही छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रिया कहती है शराबी सब यही कह देते हैं कि मैं आज से दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम 2 महीने मेरे घर पर रहो और 2 महीने तक तुमने अगर दारू को हाथ नहीं लगाया तब मुझे विश्वास हो जाएगा। रोहित अब पूरी तरह से अपने आप को बदलना चाहता था, प्रिया की नज़रों में अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था, इसलिए उसने 2 महीने तक बिल्कुल दारू से हाथ नहीं लगाया। तब प्रिया खुश हो जाती है और फिर अपने पैसे से उन्हें फिर कपड़े का एक बिजनेस करवा देती है, क्योंकि उन्हें बिजनेस का पहले से ही अनुभव था, इसलिए उसने कोई दूसरा कारोबार रोहित को नहीं खुलवाया, कपड़े का शोरूम खुलवा दिया। अब रोहित बड़ी अच्छी तरह से अपने कपड़े का शोरूम संभालता है और शाम को अपनी पत्नी प्रिया के पास आता है और हंसी खुशी से दोनों रहने लगते हैं। फिर प्रिया उसे लेकर के मंदिर जाती है और भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ रहने के वादे करते हैं और बड़ी हंसी खुशी से दोनों इंदौर में रहने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुनाकर किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को उकसाना या किसी को भावुक करना नहीं है। ये कहानी से केवल ये सीख मिलती है
कि जो इंसान अपने इंसान को छोड़कर दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है और अपनी दौलत के गरूर में आ जाता है, उसे एक दिन नीचा देखना पड़ता है, जैसे रोहित को देखना पड़ा था। इसलिए हमेशा चाहे कितनी भी दौलत हो तुम्हारे पास, कितनी भी शोहरत हो, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, कभी उसका गुरूर नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी से हमेशा बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चा साथी पत्नी ही होती है। संसार में लोग तो केवल स्वार्थ पूरा करते हैं, मतलब निकालते हैं, लेकिन बिन स्वार्थ के अगर कोई कार्य करता है तो वो केवल पत्नी होती है। पति के प्रति अच्छा व्यवहार करती है और पत्नी के प्रति पति अच्छा व्यवहार करता है। दोनों को हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।